हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, जो हम लोग पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, उसको हम लोग देखते हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें क्लाइव पढ़ चुके थे हम लोग, वारेन हेस्टिंग भी पढ़ चुके थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेलेजली पढ़ेंगे। आइए, जो शुरू करते हैं हम लोग लॉर्ड बेलेजली कि शुरू करते हैं। उसका जो शासन काल रहता है लॉर्ड वेलेजली का, 1798 से 1805 तक उसका शासन काल रहता है लॉर्ड वेलेजली का। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि वो आता है यहाँ से। भारत का मतलब गवर्नर जनरल बनकर आया 1798 में। भारत में उसके उद्देश्य थे कंपनी राज का विस्तार कर इसे स्वायत्त प्रदान करना, तथा भारत से फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करना। भारत में जो फ्रांसीसियों का प्रभाव था उसको नष्ट करना इसका उद्देश्य था। उसने अपने दोनों उद्देश्यों में सफल प्राप्त की। 7 वर्षों से छोटी अवधि में ही उसने भारत की प्रमुख शक्तियों को पराजित कर अथवा उन्हें अपने प्रभाव में लेकर कंपनी की स्थिति बहुत अच्छा सुधार किया उसमें कंपनी में। भारत आने के पश्चात उसने कंपनी राज्य की सीमा विस्तार का कार्यक्रम बनाया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने एक नई नीति अपनाई जो सहायक संधि के नाम से विख्यात है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सहायक संधि किसके शासन काल में हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है, इसी के समय में हुआ था। इसके अंतर्गत देसी जो जितने भी यहाँ पर कंपनियां थी, नरेश थे, वो कंपनी की सेना यहाँ पर नाम से वो विख्यात था। उसके बाद में यहाँ पर देसी नरेश कंपनी की सेना तथा ब्रिटिश रेजिडेंट रखते एवं इन सब के बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजाम निजाम मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इसमें बहुत सारे जो आए। उसके बाद में ये संधि हुई सारे से, मैसूर, तंजौर, अवध, भोसले, पेशवा, इस सारों से संधि हुई। फिर इसके बाद में सहायक संधि का जो प्रयोग हुआ वो भारत में बेलेजली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। ये सहायक संधि डुप्ले द्वारा भी किया गया था, लेकिन जो मेन सहायक संधि रहा ये बेलेजली के समय को ही माना जाता है। बेलेजली के जो प्रमुख उसका कार्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1799 में बेलेजली ने पुर्तगालियों की अनुमति एवं सहयोग से गोवा में अंग्रेजी सेना नियुक्त किया। फिर उसके बाद में लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि के नाम से अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी राज के विस्तार एवं फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त भी किया। फिर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को तो प्रयोग करते हुए भारतीय नरेश सहायक देने के लिए उसने बहुत सारा चीज़ें काम किया होता, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप जो देखा जाए तो बेलेजली ने ही दिया। बेलेजली को ही माना जाता है। फिर सहायक संधि का अर्थ और उसका जो विकास होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सहायक संधि का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आप आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में और भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है। और अब यह विवशता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति का सहायता लेना सहायता लेना सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों के वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगता है। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों और अवध के नवाब से कर ली गई थी, जब उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूल वसूल गया, किंतु उसकी वास्तविक शुरुआत 1798 से होती है। फिर सहायक संधि का व्यापक प्रयोग
बेलेजली द्वारा किया गया विशिष्ट हम लोग जो देख रहे थे मैसूर तंजौर हैदराबाद इस सब का मतलब रहा। सहायक संधि का जो विशेषता है अब उसको हम लोग देख लेते हैं। वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी को स्वीकृत बिना अपने शत्रु राज व्यक्तियों का शरण या नौकरी नहीं देगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री कर सकेंगे। देशी रियासत शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे। भारतीय नरेशों का आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कंपनी राज्यों का आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। फिर सहायक संधि से कंपनी का जो लाभ हुआ, ये लाभ भी काफ़ी होता है। कंपनी के लिए सहायक संधि का एक विद्वान वरदान सिद्ध हुआ। कंपनी के लिए सहायक संधि जो हुआ था वो वरदान सिद्ध हुआ। सहायक संधि में कंपनी का निम्नलिखित लाभ हुआ था। उसमें बहुत सारे जो सहायक संधि किया गया था उसमें काफ़ी लाभ होता है। सहायक संधि होने के बावजूद देशी रियासतों में फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी को यहाँ नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। फिर जो उसको लाभ हुआ दूसरा, कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। जब सहायक संधि हुआ था तो वृद्धि तो हो गई ही, शक्ति तो उसका बढ़ेगा ही। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी का जो भारतीय राज्यों को खर्च पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद में अंग्रेजों के अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्यों के कोई संघ नहीं बना सकते थे, कोई संघ नहीं बना सकते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य के जितने भी वो राजे रजवाड़े वो तो पहले ही सहायक संधि में सब मिला लिया था, लेकिन उसके संघ संघ नहीं बना सकते थे। कंपनी का जो सामरिक महत्व के स्थानों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर कंपनी भारतीय राजाओं को आपसी विवादों के मध्यस्थ बन गई। सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देशी राज कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी का विरुद्ध बढ़ती गई शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। फिर हम लोग जो देखते हैं उसको आगे सहायक ये जो बेलेजली ने 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए मतलब जो बनाया था मतलब उसका कौन मतलब इसमें उस समय शासनकाल किसका था? अंग्रेजों का तो बेलेजली का था। किसका देन है सिविल सेवा परीक्षण की? तो बेलेजली का देन है। फिर स्थापना जो किया था वो कलकत्ता में की थी। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। फिर फ्रांसीसियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेलेजली ने बंगाल के निकट डच अधिकृत क्षेत्रों पर 18 से 1 ईस्वी में अधिकार कर लिया। फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शक्तिहीन होने के बावजूद अब भी वह समस्त भारत पर सम्राट था। मतलब सिद्धांत का मतलब वो जो भी था वो म, शाह आल शाह आलम द्वितीय मतलब भारत पर सम्राट था। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि पेशवा के साथ बसीन की संधि तथा बसीन की संधि की वो बसीन की संधि जो हुआ 1803 और 1805 के दौरान हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा लड़ा बेलेजली ने 1799 में मेहदी अली खां और 1800 में मेलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था। फिर यहाँ पर होता क्या है कि शाह के साथ संधि जो हुआ था वो शाह ने फ्रांसीसियों को अपने राज्य की सीमा से बाहर बाहर निकाल देने का आश्वासन दिया। बेलेजली बेलेजली ने, ने बेलेजली ने नेपोलियन के विरुद्ध भारत में एक सेना भी मिस्र भेजा था तथा युद्ध कोष के लिए
ब्रिटेन को एक बड़ी धनराशि बंगाल बंगाल से भेजी। ब्रिटेन के लिए बंगाल से धनराशि भेजा था। वास्तव में वेलेज़ली मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। इस संबंध में एक जो पी रॉबर्ट्स पी रॉबर्ट्स जो हैं पी पी ई रॉबर्ट्स जो हैं उनका वो मतलब इतिहासकार ही कहते हैं, यदि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म दिया और वारेन हेस्टिंग ने गंभीर कठिनाइयों में उसकी रक्षा की, तो वेलेज़ली को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक और राजनीतिक महत्व को समझा। फिर उसके बाद में 1805 में वेलेज़ली को आपस बुला लिया जाता है भारत से। उसके बाद जो उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस पुनः फिर मतलब जो हम लोग पढ़े हुए थे पीछे, लॉर्ड कर्नवालिस को पुनः गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। उस समय उसकी अवस्था 67 बरस थी। जब लॉर्ड कर्नवालिस पुनः जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उस समय उसका उम्र 67 बरस थी। लॉर्ड कर्नवालिस वेलेज़ली की विदेशिक विदेशिक नीति को परिवर्तित कर देना चाहता था, किंतु उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को उसका देहांत हो जाता है। वो आया था सुधार करने के लिए ही, लेकिन वो उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसका यहीं पर भारत में ही मृत्यु हो जाता है। वो भारत में जो जगह रहता है अभी के जो वर्तमान समय है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में उसका देहांत हो गया। उसके बाद जो यहाँ का जो बना वो जॉर्ज बालो गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो जॉर्ज बालो के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं रहता, 1805 और 7 के बीच में रहता है। जॉर्ज बालो ने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन पूर्ण रीति से किया। उसके शासनकाल में केवल एक उल्लेखनीय घटना है, बेल्लूर का विद्रोह। जो बेल्लूर का विद्रोह हुआ था किसके समय में हुआ था? तो जॉर्ज जॉर्ज बालो के समय में हुआ था। सेनापति ने सिपाहियों को एक नई तरह की पगड़ी बांधने और माथे पर तिलक न लगाने की आज्ञा दी थी। इस आज्ञा से सारी सेना ने समझा कि उन्हें सरकार विधर्मी बनाना चाहती है। फिर क्या था कि उन्होंने 10 जुलाई 1806 ईस्वी में विद्रोह खड़ा कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि अर्काट से एक फौज भेजी गई, उसने विद्रोह को शांत कर दिया। फिर 1808 ईस्वी में जॉर्ज बालो को मद्रास का गवर्नर बना दिया गया। इसका शासनकाल 7 तक चलता है। फिर 1808 में जॉर्ज बालो को मद्रास का गवर्नर बना दिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड मिंटो नियुक्त हुए। फिर जो यहाँ पर सहायक संधि का जो देशी रियासत पर जो प्रभाव पड़ा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहीं जो प्रभाव पड़ा वो है मतलब एक सर टॉमस रो मुनरो के शब्द में। वहीं जो टॉमस रो मुनरे जो 1800 जो 1764 का जो मतलब बक्सर का युद्ध हुआ रहता है, वहीं सर टॉमस रो मुनरो के शब्दों में वहीं अंग्रेजी, वो भी अंग्रेज बोलता क्या है इनके बारे में वो देख लेते हैं। वो बोलता है कि सर टॉमस रो मुनरो कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ली, यानी सुरक्षा मोल ले ली। फिर उसके बाद में निशस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। फिर ऐसे चलते रहा। उसमें बाद में संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगारों एवं बेरोजगार हो गए। सैनिक राज्यों में बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्हें सेना रखने का कोई अधिकार नहीं रहा। अब यहाँ का वही है कि मतलब जो अवध है, अवध जो हम लोग पीछे देखे हुए थे, अवध मैसूर पेशवा, अवध का यहाँ का जो सैनिक है, जितने भी कर्मचारी होते हैं चाहे जितने भी कार्यकारिणी होते हैं, सब बेरोजगार होने लगे। फिर आगे वो संरक्षित राज्यों के फिर संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए पूर्ण तरह से, मतलब वो ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गए। अतः मतलब यहाँ के जो
प्रजा होती थी उनको बहुत उत्तरदायित्व का भावना समाप्त हो गई इनके प्रति, मतलब जो राजाओं थे उनके प्रति। फलतः होता क्या है कि जो राजा मतलब उत्तरदायित्व का महसूस करते थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी प्राप्त होने लगे, मतलब अंग्रेजों का वो छतरी बनकर छाया हो गए। उसके बाद में मतलब छतरी प्राप्त होने के विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देसी राजाओं को अर्थव्यवस्था कमजोर होने पर हस्त हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारत शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षण पर खरीदार थे, किंतु वह ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण वे संरक्षण देने में अक्षम हो गए। फिर ये होता क्या है कि उनकी जो देखते हुए भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि कमजोर हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर मतलब होते गए। फिर ये देख लीजिएगा, मतलब इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मतलब जो राज्य है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो इंदौर है, जो मतलब सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। फिर इसका यहीं पर ये समाप्त होता है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो आगे जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर इसमें देख लेंगे। डलहौजी बेलेजली पढ़ लिया हम लोग, डलहौजी को देख लेंगे जो मुख है, डलहौजी देख लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक देख लेंगे। ऐसे दो तीन चार और जो अंग्रेज मतलब यहाँ पर शासन काल अपना चलाते हैं उनका देख लेंगे। उसके बाद में इसका एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू।